जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बी कानूनची। मैं हूं आपका दोस्त AK शर्मा। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, एक खबर आ रही है जो हमारे पूर्व जनरल हैं यानी कि सेना प्रमुख हैं MM नरवणे, उन्होंने कहा है कि जो नॉर्थ ईस्ट में यानी मणिपुर में खासकर जो हो रहा है उसके पीछे चीन की चाल है। यानी कि चीन उस जो आप समझ लीजिए उपद्रव हो रहा है, जो वायलेंस हो रहा है, उसको लगातार सपोर्ट कर रहा है। तो ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों, बट बस मैं वेट कर रहा था, ये मेरे को भी पता है। एज ए जियो पॉलिटिकल एनालिस्ट या जियो पॉलिटिकल थिंकर, ये मेरा सबसे पहला शक था कि हो ना हो इतना बड़ा ऑर्गेनाइज्ड एक वायलेंस ऐसे नहीं हो सकता। दोस्तों आप सोचिए, सेना के काफिले को रोक दिया जा रहा है। सबसे पहले देखिए, फॉर्मेशंस जो बनाई जाती हैं ना, आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, चाइना साली कम्युनिस्ट कंट्री है, कोई कुछ पूछने वाला है कुछ नहीं, सब लोगों पे टैंक चढ़ा दिया, कुछ भी कोई बोलता है तो बैंकों के आगे साला टैंक तैनात कर दिया। तो ऐसे लोगों को, ऐसे देशों को डेमोक्रेसी का फायदा उठाना ना बड़ा बहुत मतलब मजा है, उसमें आसान लगता है। अभी जो हो रहा है मणिपुर में, देखिए AK-47 चर्चेज में असला जमा हो रहा है। चर्चेज में ये टारगेट दिए जा रहे हैं कि आपको फॉर्मेशंस कैसे बनानी है। चर्चेज में ये बताया जा रहा है कि भाई आपको करना क्या है, जब मिलिट्री आएगी या पुलिस आएगी तो आपको क्या करना है कि महिलाओं को आगे कर देना है। महिलाएं वहां पर आगे हैं, महिलाएं पुलिस को रोक रही हैं, आर्मी के व्हीकल्स को रोक रही हैं, राशन को रोक रही हैं। यानी कि जो सपोर्ट है पीछे का, आप समझिए, लॉजिस्टिक्स को रोकने के लिए महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। उग्रवादी गांव में आए हैं, उनको भागने में महिलाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ऐसे ही नहीं होता है। 100, 250 लोग को, भीड़ को कंट्रोल करना आपको पता है कितनी बड़ी बात है? नहीं होगा, क्योंकि आपने किया नहीं। लेकिन डिफेंस में जो लोग जानते हैं, जैसे मैंने देखा है, बहुत करीब से देखा है, मेरा भाई खुद आर्मी में है, मेरे को पता है कि ये जो फॉर्मेशंस हैं, ये जो स्ट्रेटजी है, ये बिना किसी एक ट्रेंड पर्सन के ट्रेनिंग के दिए हुए हो ही नहीं सकता। कोई है जो इनको चला रहा है। मणिपुर में भी सेना को पूरी अथॉरिटी देने की जरूरत है, और अफसफा लगाइए अगर लगा सकते हैं तो। जब तक आर्मी इनको नहीं कूटेगी तब तक ये सुधरने वाले नहीं हैं। ये जो आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, इनको बैक कर रहा है चाइना। और आप सोच रहे हैं कि बस चाइना, दोस्तों पाकिस्तान की ISI जो है ना, आप ये भूल जाइए कि वो पाकिस्तान के लिए बस काम करती है। चाइना की जो एजेंसीज हैं वो ISI को कंट्रोल करती हैं। जो ISI का नेटवर्क है इंडिया में, स्लीपर सेल्स से लेके जो भी एक्टिवेट नेटवर्क है, ग्राउंड पर जो लोग उनके काम कर रहे हैं, अब वो चाइना के लिए भी काम करते हैं। ISI का नेटवर्क बहुत ही तगड़ा है, मैं आपको बता रहा हूं। ISI का नेटवर्क हिंदुस्तान में बहुत ही तगड़ा है। कितने स्लीपर सेल्स घूम रहे हैं। अब ये जो अंजू वाला मामला चल रहा है ना, आप इसको कनेक्ट करके देखिए, चीजों को देखिए, डॉट मिलाइए। पहले क्या होता है कि ये लड़की आती है, क्या नाम है इसका, सीमा हैदर, ये लड़की आती है। फिर तुरंत के तुरंत कुछ महीने के अंदर जब इसका कवर डिस्क्लोज हो जाता है, तब ये अंजू नाम की लड़की नसरुल्लाह से मिलने जाती है। मैं आपको गारंटी से लिख के दे रहा हूं कि हो ना हो, शी वॉज द स्लीपर सेल ऑफ ISI। और अब ये वापस आने में, जब तक मामला ठंडा नहीं हो जाता तब तक वापस आने में देर लगाएगी। या तो आएगी ही नहीं या फिर देर लगाएगी। और जैसे ही आती है, मेरी भारतीय एजेंसी से जो है बहुत ही मतलब ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि ये जैसे ही भारत आए इसको पकड़िए। इसको ही नहीं, अभी पहले इसके परिवार को उठाइए। ये जो इसका पति है, सास ससुर हैं, पहले इनकी जांच कीजिए कि ये कहाँ से हैं, क्या है, इनका बैक हिस्ट्री निकालिए। ये जो गई है ये 100% स्लीपर सेल थी ISI की, और वहाँ पर जाकर इसने, ये चाहते हैं कि सीमा हैदर को कैसे भी यहाँ रोक लिया जाए। तभी तो वहाँ पे उसको फ्लैट दिया जा रहा है, एक सरकारी नौकरी दी जाएगी, कभी फिर आएगी, इस्लाम कबूल कर लिया, फिर तुरंत बोला नहीं नहीं नहीं, इस्लाम कबूल नहीं करा भाई, निकाह नहीं करा, बस दोस्त है। तो ISI जो है ये दामाद वाला ट्रीटमेंट इस लड़की को क्यों दे रही है? पता नहीं है कि पाकिस्तानियों का औरतों के साथ क्या ट्रीटमेंट करते हैं वो लोग। अरे लाशें नहीं मिलती। बलूचिस्तान में देखिए ना, बलूचिस्तान में इन्होंने इतना बवंडर मचाया हुआ है, लाशें मिलती हैं कब्रों में, 100-100, 150-150 मतलब एक समझ लीजिए ग्रेव यार्ड्स की, मतलब मास ग्रेव यार्ड्स मिलते हैं। समझ, जेनोसाइड करा हुआ है बलूचिस्तान में महिलाओं बच्चों का। बंदे तो इनके हाथ आते नहीं, इनको ठोकते हैं, चले जाते हैं, भाग जाते हैं। इनके हाथ आते हैं वही पाकिस्तानी आर्मी जो है, किसके लिए शेर है पता है ना आपको? अपने लोगों के लिए। अपने लोगों को मारने के लिए वो सबसे आ गया, जब चाहे तब ठोक दिया। बलूचिस्तान जिसमें फ्रीडम मूवमेंट ऑलरेडी चल रहा है,
वहाँ पर इनको जो बलोच फाइटर आर्मी है वो तो इनको बलोच लिबरेशन आर्मी BLA इनको रोज ठोकती है। चीनियों को भी ठोका उसने, जब वो डैम बना रहे थे वो तो तुरंत भागे, उड़ के हाथ पैर उड़ा के भाग लिए भाई साहब। चीनी रुकते नहीं है। एक बार ऐसे ही पीस मिशन में अभी आया था कि चीनियों को, चीनी सैनिकों को घेर लिया था, जो विद्रोही हैं कोंगो में शायद, घेर लिया तो इनके पैर उखड़ गए, इंडियन सोल्जर्स ने आकर इनको बचाया। तो ये नहीं टिकते हैं। ऐसे ही गलवान में इनकी तोड़ी इन्होंने, हमने गलवान में इनकी ठोकी हमने, तो ये तुरंत वहां से भी भाग लिए। तो भागने में बड़ा एक्सपर्ट है पाकिस्तानी आर्मी जो है, वो सरेंडर करने में एक्सपर्ट है, लेकिन चाइना भागने में बहुत एक्सपर्ट है, जो तुरंत भाग लेते हैं। इनको कोई 2 मिनट में ठोके, एक ठोकेगा दूसरे तुरंत भाग लेंगे। अगर ये 100 लोग हैं, अगर 10 को गोली पड़ गई तो बाकी 90 तुरंत भाग लेंगे। तो ये भागने में बहुत माहिर हैं। सोचिए, पाकिस्तानी आर्मी की तरह ही वो सरेंडर करने में माहिर है, भागने में माहिर है। और इनका आखिरी वार्निंग हमेशा रहती है ना, ये लास्ट वार्निंग वाला इनको पता ही है ना। तो चाइनीज और आर्मी, क्योंकि दोनों के टेस्ट मिलते हैं भाई, वो भागने में माहिर हैं, वो सरेंडर में माहिर है, तो दोनों मिलके काम कर रहे हैं अभी। तो ISI का जो मॉड्यूल है, पहले अंजू को ले गए, पहले सीमा इधर आती है, फिर अंजू जाती है, एक चाइनीज लड़की भी आई है। एक चाइनीज लड़की पाकिस्तानी लड़के से प्यार करने का दावा करके इधर आई है। देखो भाई साहब, देख रहे हो, पाकिस्तानी लड़के से कोई चाइनीज लड़की प्यार करके आई इधर। तो दोस्तों मजाक लगता है यार मेरे को, तो ये साला पता नहीं क्या ही हो रहा है, लेकिन आप इसको बहुत ही ये सीरियस साजिश है। और इसके तार कनेक्ट भी होते हैं नॉर्थ ईस्ट से भी। नॉर्थ ईस्ट में भी हो ना हो, ISI और चाइना, जैसा कि हमारे जो रिटायर्ड जनरल हैं MM नरवणे, उनका भी अंदेशा है कि वहाँ पर चीन बहुत ही ज़्यादा गहरी साजिश कर रहा है। और नॉर्थ ईस्ट को डिस्टेबलाइज करना इसलिए थोड़ा सा आसान है उनके लिए, क्योंकि वहाँ पर ना अभी तक जो सरकारें थी उन्होंने थोड़ा ध्यान कम दिया। अभी काम हो रहा है, लगातार रैपिड इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, रेल, ब्रिज, सड़क, पुल, लेकिन आप सोचिए ना, हर जगह ये लोग, ऐसे लोग होते हैं जो लोगों को भड़काते हैं। और ये जो देखिए, जैसे हिंदू मुस्लिम्स का एक इतिहास रहा है, वैसे ही मणिपुर में कुकी और मेतीस का रहा है। तो आप उस चीज़ को, आप देखिए ये हुआ किस पे शुरू। मेरे को ये अचंभा है कि कोर्ट का एक ऑब्जर्वेशन जिसमें कहा गया कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, आप ध्यान दे सकते हैं कि भाई मेतीस को भी ऐसा आरक्षण दिया जाए। उसी को लेकर बस एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए था, और चूरा चांदपुर में ये वायलेंस शुरू हुआ। एक माइनॉरिटी जो कि पहाड़ों पर रहती है, उस पर AK-47, AK-203 और प्रॉपर बंदोबस्त के साथ वो अटैक कर रहे हैं गांव के गांव पर। फिर जब इन पर रिटेलिएशन होता है, भाई रिटेलिएट तो हो गई, और यही तो चीन चाहता है। अब ये जो वीडियो इमर्ज हुआ था, मैं इसकी बात करता हूँ, ये भी एक साजिश के तहत ही किया गया था। आप समझिए, ये बहुत ही शर्मनाक था कि ऐसे वीडियोस जो है आए हैं वहाँ से। करीब 1-1.5 महीना या 2 महीने पुराना वीडियो था, लेकिन उसको अभी लाया गया। उसमें 2 रीज़न थे। पहला तो देश की संसद को इंटरप्ट करना कि वहाँ पर कोई काम ना हो पाए, और दूसरा, जब ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं ना, तो आप सोचिए कि आपको एज ए ह्यूमन बहुत ही ख़राब लगता है, और आप मतलब जल भुन जाते हैं अंदर से, और फिर आपको एक कवर मिल जाता है। जो ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि वायलेंस करें, उनको एक कवर मिल जाता है कि हमने इसलिए किया। और तीसरा, भारत की बदनामी हो रही है। अब यूरोपियन यूनियन उठकर कह रहा है कि भाई क्रिश्चियंस का, चर्चेस का जो है रक्षा करनी चाहिए, और हम कॉग्निजेंस लेंगे। समझ रहे हैं ना, मुस्लिम्स को अगर इस देश में कुछ होता है तो OIC आ जाता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन। क्रिश्चियंस का मामला यहाँ पर हुआ, जबकि वो सिटीजन इंडिया के हैं। अरे तुम कौन होते हो यार बोलने वाले? OIC या फिर यूरोपियन यूनियन, हु आर यू? तुम कौन हो इंटरप्ट करने वाले भारत के इंटरनल मैटर्स में? तुमसे पूछा है क्या? तुम्हारे यहाँ पे रोज दंगे फसाद होते हैं, फ्रांस में जो भी हो रहा है, हमने कुछ बोला है क्या तुमसे? कौन हो तुम? तुम्हारा क्या लोकस है? तुम्हारा क्या मतलब है भारत के इंटरनल मैटर? अरे हम अपने आप सॉल्व कर लेंगे यार, हमारा कितना ही पुराना मैटर हो। वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। अपने आप खुद बैठ के कभी लड़ेंगे भिड़ेंगे। हम लोग ऐसे ही हैं यार, हम लोग भाई हैं। हमारे परिवारों में ऐसे ही होता है, कभी लड़ लेते हैं आपस में, फिर शाम को बैठ के हुक्का पानी साथ में चाय पीते हैं। तुमको क्या दिक्कत है यार? तुम अपना संभालो ना चर्च फर्च। हम यहाँ पर बढ़िया हैं, हम यहाँ पर एकदम बढ़िया रह रहे हैं, चाहे कुकी हो, नागा हो, कोई चाहे मेती हो, सब बढ़िया से रह रहे हैं। हिंदू मुसलमान सब बढ़िया हैं। तुम अपना जो है बुरे बिस्तर संभालो, वहीं बैठ के जो है वहीं आराम से रहो, ठीक है ना? यहाँ पे दखल मत दो, अपनी गिरेबान में झाँक लो ना। तुमने कितनी एट्रोसिटीज करी हैं लोगों पर, गिनाऊं क्या तुम्हारा इतिहास? सब पता है ना, तुम कितना लड़े हो सालो।
आज तक तुम्हारा जो इतिहास है खून से रंगा हुआ है और तुम हमको ज्ञान दे रहे हो, हमको सिखा रहे हो कि माइनॉरिटी को हमको प्रोटेक्ट करना है। भाई हमारी माइनॉरिटीज प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है ना, हर जगह पे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर फॉरेन इन्वॉल्वमेंट ज़रूर है। अब वो चाइना भी है, पाकिस्तान भी है, और सो कॉल्ड हो ना हो ये लोग भी हो सकते हैं। कोई किसी को नहीं आगे बढ़ने देना चाहता, ना ही यूएस है। आप समझ ना, क्रायोजेनिक इंजन को लेके जो नंबी नारायण जी, जो हमारे द ग्रेट साइंटिस्ट थे, उनको यूएसए नहीं फंसाया था। ये साफ हो गया अब कि सीआईए का हाथ था उनको जो है फंसाने में, ताकि इंडिया क्रायोजेनिक इंजन ना बना पाए। उसी चक्कर में हम लोग को 10 से 12 साल, बल्कि 15-20 साल हम पीछे चले गए क्रायोजेनिक इंजन, और अब जाके 2007-8 में शायद हम बना पाए थे, या उससे पहले। तो आप सोचिए कि कितना इम्पैक्ट करता है। कोई नहीं चाहता कि इंडिया आगे बढ़े और इनके मुंह पर बोले कि तुम गलत हो, समझ रहे हैं ना। तो हो ना हो, जो हमारे जनरल जो हैं रिटायर्ड, उन्होंने कहा है कि चाइना का हाथ है। यार है ही चाइना का हाथ, और इतना ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस हो ही नहीं सकता जब तक आईएसआई और चाइना मिलके काम यहाँ पर कर रहे हैं। हो सकता है और भी कोई फॉरेन एंटिटी हो जो यहाँ पे इन्वॉल्व हो, लेकिन पाकिस्तान, चाइना इज डेफिनेटली अर्जिंग द वायलेंस। उन्हीं का काम है। जो AK-47 मिल रहा है, कौन दे रहा है यार? म्यांमार के थ्रू आ रहा है। अभी मिलिट्री शासन है म्यांमार में, चाइना पूरा सपोर्ट कर रहा है म्यांमार को। यूएसए का प्रॉब्लम यही है कि जहां पर भी डेमोक्रेसी का एंड होता है वो उससे कड़नी काट लेता है। चाइना को वहां चांस मिल जाता है कि वो ऐसे जो वहां पर सत्ता में आई है मिलिट्री, उनको कंट्रोल करता है, क्योंकि वो पूरी तरह कंट्रोल जो है डिपेंडेबल है चाइना पर। यूएसए ने सब हटा दिया, पैसा देना बंद, सब देना बंद, लेकिन चाइना उसको पैसा देता है, फिर उसके थ्रू काम करवाता है। बॉर्डर लगा हुआ है म्यांमार का जो है नॉर्थ ईस्ट के साथ, तो इसलिए वहाँ से हथियार आ रहे हैं। हमको म्यांमार गवर्नमेंट से बात करने की ज़रूरत है। जो भी वहाँ पर शासक है, मिलिट्री रूल है तो मिलिट्री के जो भी लोग हैं वहाँ पर, हमको बॉर्डर सिक्योरिटी अपनी तरफ से बढ़ाने की ज़रूरत है, और उस गवर्नमेंट से भी बात करने की ज़रूरत है कि भारत के खिलाफ उसकी ज़मीन का इस्तेमाल ना हो, कोई भी इलीगल स्मगलिंग ना हो, हथियारों की, ड्रग्स की, ये सब चीज़ें ना हो। देखिए जंगल है, बॉर्डर है, हम लोग भी पूरी तरीके से रोक नहीं सकते, लेकिन अगर दोनों मिल जाएं, म्यांमार के लोग जो है, म्यांमार के सैनिक जो हैं, वो ये ना आने दे वहाँ पर, और यहाँ भी हम अच्छी प्रॉपर सिक्योरिटी रखें, तो ये रुक सकता है। तो वायलेंस को रोकने का मणिपुर में एक ही जरिया है कि आप चाइना में डिस्टर्बेंस कर दो। देखिए सीधा सा फंडा है कि जब तक तुम्हारे यहाँ पे डिस्टर्बेंस रहेगा, तो मेरे डिस्टर्बेंस का क्या ध्यान दोगे? जब तक तुम्हारे यहाँ पे डिस्टर्बेंस रहेगा, मैं सुखी रहूंगा। जियोपॉलिटिक्स में यही सबसे बड़ा जो है शस्त्र रहता है। पाकिस्तान ने आज तक क्या किया? 2014 से पहले पाकिस्तान ने क्या किया? इंडिया को डिस्टर्ब करके रखा, चाहे वो 26/11 हो, या फिर संसद बम ब्लास्ट हो, या फिर मुंबई अटैक हो, मुंबई ब्लास्ट हो। हम अपने में बिजी रहे, पाकिस्तान पर कभी ध्यान दे ही नहीं पाए, उसके अगेंस्ट हम कभी कुछ एक्शन ले नहीं पाए। 2014 के बाद ये बदल गया, अब पाकिस्तान अपने में बिजी है। कभी बलोच लिबरेशन आर्मी ठोकती है, कभी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान ठोकता है, अब तो तालिबान भी ठोकता है। तो वो अपने में बिजी हैं। पाकिस्तान को हमने अपने में बिजी कर दिया। भले ही हमारी गवर्नमेंट ने किया नहीं किया मेरे को भी नहीं पता, लेकिन वो अपने में बिजी है क्योंकि उसको ठोक रहे हैं। अब चाइना की बारी है। हमको तिब्बत में कुछ करना पड़ेगा, हमको शिनजांग में कुछ करना पड़ेगा, हमको यूगर्स का कुछ करना पड़ेगा। यूगर मुस्लिम्स है ना वहाँ पर, तो उनको साले हथियार पकड़ाओ, उनको पकड़ा दो, वो ठोकेंगे इनको। चाइनीज अथॉरिटी के खिलाफ वो ठोकेंगे इनको। आप तिब्बतियंस को तैयार करो, ये ठोकेंगे इनको, तब फिर ये अपनी तरफ ध्यान देंगे, ना कि हमारी तरफ। और उसी कवर में हमको तब तक इनसे आगे बढ़ जाना है, और आगे नहीं बढ़ सकते तो कम से कम इनके बराबर सीना तान के खड़े हो जाना है कि हम भी तुमसे कम नहीं हैं। अभी भी हम कम नहीं है। हमारी आर्मी जाए तो कभी ठोक देगी, लेकिन हमको ये भूलना नहीं है कि वो हमसे 3-4 गुना बड़ी इकोनॉमी है, हमसे बड़ी सेना उसके पास है, हमसे बड़ी नेवी उसके पास है। जुनून हमारे सैनिकों में है, दम हमारे सैनिकों में है, और हमारे सैनिक अगर उनको प्रॉपर चीज़ें मिले, इक्विपमेंट मिले, तो किसी भी आर्मी से बढ़ सकते हैं यार। ऐसी कोई बात ही नहीं है कि कोई भी इंडियन आर्मी को वर्ल्ड की कोई भी आर्मी हरा पाए, ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ आज तक। अगर प्रॉपर इक्विपमेंट और प्रॉपर ट्रेनिंग जो कि अभी मिल रही है, और इक्विपमेंट भी धीरे धीरे बदलेगा। अभी तक यार तो SLR यूज़ कर रहे थे हम लोग, हैं, उससे साला 100 मीटर पे सूअर सही से मरता नहीं है, और क्या आदमी क्या मरेगा। तो हमको अभी 203 बन रही है, कारखाना लग गया, धीरे धीरे होगी, अभी वेल इक्विप्ड होगी आर्मी। अब अग्निपथ भी आ गया है, तो धीरे धीरे बजट भी थोड़ा सा समझ में आएगा। अभी तो आधे से ज़्यादा पेंशन में ही चला जाता है यार। मैं नहीं कहता कि पेंशन नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन पेंशन तो आर्मी को मिलनी चाहिए। नेताओं को मिल रही है तो आर्मी को क्यों नहीं मिलेगी यार। लेकिन हमारी आर्मी को हाईटेक होने की ज़रूरत है, अपग्रेड होने की ज़रूरत है,
और उसके लिए पैसा चाहिए तो हमको ग्रो करना पड़ेगा। लगातार 6, 7, 8 से काम नहीं चलेगा, 10 तक की हमको जो है इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए हर साल 10 साल के लिए, तब हम चाइना को टक्कर दे पाएंगे। तो दोस्तों ये ज़रूरी है और हमको समझना होगा कि पाकिस्तान से ज़्यादा बड़ा थ्रेट आज भी चाइना है, कल भी चाइना ही था। हम भले ही कितने बड़े इग्नोरेंट रहे हों, लेकिन चाइना सबसे बड़ा थ्रेट हमारे लिए 1962 से था, है और आगे भी रहने वाला है। क्योंकि चाइना रूस नहीं है, यूनाइटेड जो आपका सोवियत संघ है वो चाइना नहीं है। चाइना खुद को भला ही कितना ही कम्युनिस्ट कहे, लेकिन आपको वहाँ पर एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग मिलेगी, आपको वहाँ पर टेस्ला की मैन्युफैक्चरिंग मिलेगी, सब मिलेगी। ये कैसा कम्युनिज्म यार? कैपिटलिस्ट कम्युनिज्म वहाँ पर अपनाया है। और जो उसका जो एक खासकर जो मंत्री रहा है, खासकर सलाहकार जो रहा है डाओजोंग का, उसने बहुत ही चाइना को ग्रोथ करने में, और ये किसिंजर जो अभी गया का सलाहकार अभी जो गया था, किसिंजर जो गया था वहाँ पर अभी, उसने भी बहुत हेल्प करी है चाइना की। तो चाइना से टक्कर लेने के लिए हमको इकोनॉमिक फ्रंट और मिलिट्री फ्रंट दोनों पर लड़ने की आवश्यकता है। और इंटेलिजेंस रॉ आईबी को हमको एक्टिवेट करने की पूरी तरह खुली छूट देने की आवश्यकता है कि जाओ तुम चाइना में साला खड़ा करो, जितने भी वहाँ दबी हुई जनता बैठी हुई है। अभी बैंक्स के सामने टैंक्स तैनात करने वाली कौन सी आर्मी होगी यार? इसीलिए क्योंकि लोगों को पूरी तरह सप्रेस किया हुआ है, पूरी तरह इंफॉर्मेशन को सप्रेस किया हुआ है। चाइना के लोगों को इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के थ्रू इंफॉर्मेशन पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि उनके बारे में दुनिया क्या सोचती है और चाइना से अलग भी कोई दुनिया है। तो चाइना के लोग खुद ही खड़े हो जाएंगे इनके खिलाफ। और जिस दिन चाइना में काफ़ी क्रैक्स हैं, फॉल्ट लाइन्स हैं, उनका यूज़ करने की ज़रूरत है। तिब्बत हो, सिंजियांग हो, या फिर और भी ऐसे कई प्रोविंसेस हैं, मंगोलिया का पार्ट कब्जाया हुआ है, ऐसे और बहुत सा, कितना चीन यार इतना सा है, सब कब्जा कर करके बनाया हुआ है। तो जहाँ जहाँ पर लोगों में गुस्सा है चीन के खिलाफ, उन सब को अपने लिए इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इससे उनका भी भला होगा, वो भी तो यार अब सप्रेशन में बैठे हैं, और भारत को भी डिस्टेबलाइज करने वाली ताकतें अपनी औकात में आ जाएंगी। तो दोस्तों यही था आज का टॉपिक। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आगे मिलेंगे फिर एक और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।